सौतेली बहनें रंगापुर नाम के गांव में शालिनी नाम की एक औरत रहा करती थी। उसे दो बेटियां थी। एक का नाम था शिवानी और दूसरी का सुहानी। शिवानी जब छोटी थी तब उसकी माँ गुजर गई थी, जिसके कारण उसके पिता रघु ने दूसरी शादी कर ली। मगर उनका भी कुछ सालों में बीमारी की वजह से देहांत हो गया और इसी वजह से शिवानी के मन में उसकी माँ और बहन के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाया। शिवानी और सुहानी में हमेशा झगड़ा हुआ करता था। दोनों भी बहनें एक दूसरे से कभी प्यार से बात नहीं करती थी। शालिनी ये सब देख बड़ी चिंता में रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन, शिवानी सुहानी, चलो आ जाओ, खाना खा लो। हाँ माँ आई। हाँ माँ, मैं भी आई। ऐसा कहकर दोनों बेटियां वहां आ जाती है और देखती है तो उनकी माँ ने उन दोनों के लिए गाजर का हलवा बनाया था। वो देख सुहानी और शिवानी बहुत खुश हो जाती है। माँ, तुमने ये हलवा मेरे लिए बनाया है? मुझे बहुत पसंद है। मुझे पता है कि मेरी दोनों बेटियों को हलवा कितना पसंद है, इसीलिए तो मैंने तुम दोनों के लिए हलवा बनाया है। और मेरे लिए माँ? अरे हाँ बेटी, मैंने तुम्हारे लिए भी बनाया है। चलो अब जल्दी से खा लो, तुम दोनों को कॉलेज भी तो जाना है ना। जी माँ, मैं ये कटोरी ले लूँ? मुझे जल्दी पहुँचना है कॉलेज में। हाँ ले लो। और सुहानी, तुम ये वाली कटोरी ले लो। जी माँ। दोनों भी हलवा खाती है और एक दूसरे की ओर बहुत गुस्से से देखकर वहां से चली जाती है। वो दोनों भी कॉलेज में एक साथ पढ़ा करती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि शिवानी 3rd ईयर में थी और सुहानी 1st ईयर में। उन दोनों में 2 साल का अंतर था। फिर भी दोनों में हमेशा नोकझोंक हुआ करती थी, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे की दुश्मन हो। ऐसे ही एक दिन, दीदी, मेरे कॉलेज की ट्रिप जाने वाली है। तुम्हारी भी ट्रिप जाने वाली है क्या? हाँ, मेरी भी जाने वाली है, मगर मेरा जाने का मन नहीं है। क्यों दीदी? क्योंकि वहाँ पे तुम हो। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ आने का। मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मैं जा रही हूँ। शिवानी और सुहानी एक दूसरे की ओर मुंह फेर कर वहां से चली जाती है। अगले दिन दोनों भी कॉलेज में जाती है। तब उनके टीचर उनसे पूछते हैं, शिवानी, तुम कॉलेज की ट्रिप में आने वाली हो? जी सर, मैं आने वाली हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा नाम लिखवा देता हूँ। जी सर। ऐसा बोलकर टीचर ट्रिप के लिए जाने वाले विद्यार्थियों की लिस्ट बना लेते हैं। घर आकर शिवानी और सुहानी ये बातें अपनी माँ को बताती है। सुहानी, शिवानी, तुम दोनों ट्रिप के लिए जा रही हो, मगर वहां जाके झगड़ा मत करना, नहीं तो ट्रिप पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ, हम झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ माँ, हम झगड़ा नहीं करेंगे। तो फिर ठीक है, तुम दोनों जाओ। ये लो ट्रिप के लिए पैसे, और बाकी के ये तुम्हारे पास ही रखना। माँ, हम कल जाएंगे और 2 दिन के बाद वापस आएंगे। ठीक है, चलो अब सो जाते हैं, कल तुम दोनों को निकलना है। अब वो सब खाना खाकर सो जाती है। अगले ही दिन सुबह उठकर वो दोनों भी अपने अपने बस में बैठकर ट्रिप के लिए निकल जाती है और इधर शालिनी अपने काम में व्यस्त हो जाती है। ऐसे ही कुछ देर बाद शालिनी को शिवानी का फोन आता है। माँ, हम दोनों यहाँ ट्रिप की जगह पहुँच गए हैं। अच्छा बेटी, तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ माँ, मैं रखती हूँ, हमें यहाँ अलग अलग स्पॉट देखने जाना है। ठीक है, और जब वक्त मिले तो फोन कर देना। हाँ माँ, अपना और सुहानी का ख्याल रखना। हाँ माँ। फोन रखने के बाद शिवानी और उसके क्लास के सारे दोस्त वहाँ की एक जगह देखने जाते हैं। सुहानी भी उसके क्लास के साथ एक दूसरी जगह देखने निकल जाती है। सारे बच्चे एक साथ घूमकर वापस आते हैं। शिवानी सुहानी को ढूंढती है, मगर सुहानी उसे कहीं दिखाई नहीं देती। इसीलिए शिवानी को बड़ी चिंता होने लगती है। अरे, ये सुहानी कहाँ रह गई? इसका तो कुछ भी पता नहीं, कहाँ ढूंढूं इसे? तभी शिवानी को सुहानी दिखाई देती है और उसके जान में जान आ जाती है। सुहानी, कहाँ गई थी तुम? मुझे कितनी चिंता लग गई थी तुम्हारी। अरे, मैं यहाँ ही थी मेरी सहेलियों के साथ। मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसा बोलकर सुहानी वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन सब लड़के लड़कियाँ जल्दी उठकर अपनी तैयारी कर लेते हैं और पहाड़ पर जाने के लिए निकलते हैं। वो सब आज थोड़ा घूमकर शाम तक निकलने वाले थे। सब विद्यार्थी एक हिल स्टेशन देखने चले जाते हैं। शाम होने तक उस पहाड़ी का मजा उठाते हैं, लेकिन सुहानी बिना किसी को बताए उस पहाड़ी के एक अनजान हिस्से में चली जाती है। वहाँ का मनमोहक दृश्य देखते देखते गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो वहाँ से नीचे गिर जाती है। शाम हो जाने के कारण सभी विद्यार्थी वहाँ से निकलने लगते हैं और यहाँ सुहानी एक पेड़ के सहारे उस पहाड़ी की चोटी पर लटकी रहती है।
शिवानी सभी विद्यार्थियों में अपनी बहन को ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। सुहानी को ढूंढते ढूंढते शिवानी वापस उसी पहाड़ी के पास आती है और उसे आवाज लगाती है। सुहानी, सुहानी कहाँ हो तुम? दीदी मैं यहाँ हूँ, बचाओ मुझे, मैं यहाँ हूँ। सुहानी की आवाज की ओर जाते ही उसे पता चलता है कि सुहानी पहाड़ी पर लटकी है। ये सब देखकर शिवानी बहुत घबरा जाती है। शिवानी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लेती है। तुम यहाँ क्यों आई थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? माँ को क्या जवाब देती? दीदी मेरा पैर फिसल कर मैं वहाँ गिर गई। मैंने बहुत आवाज दी मगर मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। तुम ढूंढती हुई आई और मुझे बचा लिया। तुम दुनिया की बेस्ट दीदी हो। हाँ सुहानी, चलो अब घर जाने के लिए देर हो जाएगी, बस निकल जाएगी। सुहानी को ऊपर खींचते वक्त शिवानी के हाथ पर बहुत सारे जख्म हो गए थे, इसीलिए सुहानी अपनी ओढ़नी फाड़कर उसके हाथ पे बांध देती है और अब वो दोनों बस के पास चले जाते हैं। क्या हुआ है शिवानी, हाथ से खून बह रहा है तुम्हारे? कुछ नहीं सर, मैं वहाँ पे गिर गई थी, अब मैं ठीक हूँ। टीचर और सारे छात्र गाड़ी में बैठकर घर जाने के लिए निकलते हैं। घर आने के बाद शिवानी सारी हकीकत अपनी माँ को बताती है और वो सब सुनकर माँ दोनों को गले लगाकर रोने लगती है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ होते हो, इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं रहता, मगर मेरी बच्चियों, खुद का भी ख्याल रखा करो। उस दिन के बाद दोनों सौतेली बहनों ने अपने बीच की सब नोकझोंक बंद कर दी और हंसी खुशी सगी बहनों की तरह रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सबको एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावनाएं छोड़कर प्यार से रहना चाहिए। चंदनपुर नाम के गांव में चंपा नाम की एक औरत रहती थी। पति, 2 बच्चे और एक बेटी, ऐसा उनका पूरा परिवार था। उसका पति श्रीधर पोस्ट ऑफिस में जॉब करता था। उसके कमाई से ही घर चलता था। चंपा ने अपने घर के सामने एक छोटी सी दुकान खोल के रखी थी। उससे उसे जो भी मुनाफा होता वो अपनी बेटी की शादी के लिए जमा करके रखती। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। अब बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। बड़ा बेटा अशोक डॉक्टर और छोटा बेटा रवि वकील बन जाता है और दोनों अपनी ट्रेनिंग पूरी करने लगते हैं। एक दिन उनकी बहन ज्योति के लिए एक अच्छा रिश्ता आता है और ज्योति की शादी पड़ोस के गांव के सरपंच जी के बेटे से हो जाती है। ज्योति बहुत ही कामचोर और गुस्सा करने वाली होती है। इसी कारण उसके ससुराल से उसे निकाल दिया जाता है। वो अपने पति को लेकर अपने मायके रहने आती है। अब चंपा का जमाई दुकान चलाता है और चंपा और ज्योति आराम से वहाँ रहती है। अरे ज्योति, जरा अपने कामचोर पति को कुछ काम करना क्यों नहीं सिखाती हो? कुछ काम का नहीं है वो। अरे हाँ माँ, उनके पिताजी ने तो उन्हें ही घर से निकाल दिया और हमारे माथे मर दिया। जाने दो, पति है। माँ और बेटी इसी तरह तानेबाजी करती रहती। अब बड़े बेटे अशोक की शादी उन्हीं के गांव के एक लड़की से करा दी गई, लेकिन उस लड़की से भी चंपा बहुत काम करवाती और वो बेचारी सासू माँ का आदर करके सब काम चुपचाप करती थी। एक दिन वो काम करके थक गई और एक जगह पर बैठ गई। ए कामचोर कमला, इतना सारा काम पड़ा है घर में, क्या वो तुम्हारा बाप आके करेगा? चलो उठ, काम कर। हाँ हाँ माँ जी, करती हूँ। ऐसा कह के कमला अपने काम पर लग जाती है और सारा काम खत्म कर देती है। चंपा अपने बेटे अशोक से घर आने के बाद चुगलियां किया करती थी। अशोक घर आकर कमला को बहुत भला बुरा कहता और कभी कभी तो उस पर हाथ भी उठाया करता था। ये सब रवि देखा करता था और रवि को बहुत बुरा लगता था। अशोक मारने आता तो रवि बीच में पड़ जाता और माँ बाप को डांटता था और वही झगड़ा खत्म हो जाता था। ऐसा बहुत दिन चलता रहा। रवि को रंजना नाम की एक लड़की बहुत पसंद थी, जो कि एक न्यूज रिपोर्टर थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे तुम बहुत पसंद हो। हाँ, मगर रवि, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ का बर्ताव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए पहले तुम इसका कोई हल निकालो। अरे रंजना, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें टेंशन की क्या बात है? मगर रवि, तुम भी अगर मुझे मारने पीटने लगे तो मैं तुम्हें कोर्ट में खींचूंगी। अरे हाँ बिल्कुल, वो तो तुम्हारा अधिकार है। अगले दिन रवि अपने घर में रंजना के बारे में बताता है। रवि की माँ चंपा उसे साफ मना कर देती है। रवि, तुम्हें कुछ समझ आता है या नहीं? अपनी बिरादरी की लड़की से शादी करो बेटा। इस घर में ये आखिरी शादी है और मेरे भी कुछ अरमान है बेटा। अजय, आप कुछ कहते क्यों नहीं? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है, तुम इसकी बात मान जाओ बेटा। नहीं पापा, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रंजना से, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। सब चुप हो जाते हैं। अगले दिन रवि मंदिर से शादी करके घर आता है। सब अचरज से रवि की ओर देखते हैं और चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। कमला उन दोनों का स्वागत करती है और वो दोनों अपने कमरे में जाते हैं। कैसे लगा मेरा घर?
अच्छा है, मगर सब मिलजुल के रहे तो और भी अच्छा होगा। रंजना, तुम्हें मेरी माँ को सबक सिखाना होगा, तभी घर के सारे सदस्य ठीक हो जाएंगे। ठीक है रवि, जैसा तुम चाहो। अगले दिन रंजना अपने घर के मंदिर में पूजा करने जाती है। तभी रुको, मेरे भगवान के मंदिर में तुम मत आओ, जाओ यहाँ से। ये कहकर सास रंजना को वहाँ से भगा देती है और घर के किसी भी काम को करने से मना कर देती है। तब क्या माँ जी, आज से मैं इस घर की बहू हूँ। इस घर पे मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि आपका। क्या बोल क्या रही हो? निकल जाओ मेरे घर से। खबरदार अगर हाथ भी लगाया तो। पता है ना, मैं न्यूज रिपोर्टर हूँ। रातों रात खबर छाप दूंगी और कोर्ट के चक्कर लगेंगे वो अलग, समझिए आप। सास चुपचाप देखने लगी और उसकी बेटी और ससुर भी देखते ही रह गए। रंजना ने कमला से कहा, दीदी मुझे आपसे काम है, आप मेरे कमरे में आइए। और हाँ, आज से खाना ज्योति दीदी आप बनाएंगी। अरे माँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ये मुझे काम करने को बोल रही है। अजी सुनते हो, चलो मेरी मदद करो। हाँ आता हूँ। ज्योति किचन का काम करने चली गई और सास बाहर का काम करने लगी। रंजना कमला को लेकर अपने कमरे में गई और उससे कहा, कमला दीदी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? आप चुपचाप सह लेती हो, उसका ये नतीजा है। अब देखो दीदी कैसे काम कर रही है। आप कुछ काम करती थी क्या शादी के पहले? नहीं रंजना, मगर अब घर से ही अपना खुद का कुछ व्यवसाय शुरू करने का सोच रही हूँ। बहुत अच्छे दीदी, अब आप किसी से मत डरिए, हम हैं आपके साथ। सच में किसी के साथ होने का कितना महत्व होता है। अब उसकी सासू माँ ही घर के सारे काम करने लगी थी और ज्योति को काम करवाने की वजह से ज्योति भी अपने ससुराल जाने की सोच रही थी। अजी, यहाँ तो काम वाली से भी ज्यादा बुरी हालत हमारी हो गई है। चलो हम हमारे घर चलते हैं, सब है हमारे यहाँ। अरे रे, आप कहाँ चली? अभी भी काम बाकी है। ज्योति का पति रंजना से धन्यवाद कहता है और ज्योति को लेकर अपने घर चला जाता है। अब सासू माँ एक दिन पूरा काम करके इतना थक जाती है कि उसके बदन में बहुत दर्द होने लगता है। तब दोनों बहू सास के पास चली आती है और एक बहू सास के पैर दबाती है तो दूसरी बहू सर दबाती है। सासू माँ उठकर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटियों, अब से कभी ये गलती नहीं होगी। सास को उसके किए पर पछतावा होता है और ये देखकर घर के सभी सदस्य बहुत खुश हो जाते हैं। रवि और रंजना भी बहुत खुश होते हैं। वाह बहू, जो आज तक नहीं हुआ वो तुमने करके दिखाया। बहू हो तो ऐसी। रंजना अपने बर्ताव के बदले माफी मांगती है और अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सब मिलके परिवार बनता है और हम सब परिवार का महत्वपूर्ण अंग होते हैं। परिवार के काम मिल बांट कर करना ये हमारी वैयक्तिक जिम्मेदारी है। सुकन्या और अदिति दोनों सौतेली बहनें थी। सुकन्या की माँ आशा का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था। उसके पिता मनोहर ने दूसरी शादी की और सुकन्या की सौतेली माँ सरिता के घर में आ गई। सरिता ने आते ही पूरे घर को अपने कब्जे में कर लिया। वो हमेशा सुकन्या से पहले अपनी सगी बेटी अदिति पर ध्यान देती थी। मम्मी, ये देखो मेरा नया सूट, शाम के फंक्शन में ये कैसा लगेगा? ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, रानी लगेगी बिल्कुल मेरी बेटी। मम्मी, वो सुकन्या को क्या दोगी पहनने के लिए? वो भी तो हमारे साथ शादी में जा रही है, पहन लेगी कुछ भी जो उसका मन होगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसके लिए भी नया सूट खरीदूं। वैसे भी तुम्हारे पापा का अब इतना काम नहीं बचा। मेरे लिए तुम्हें नया सूट लेकर देना जरूरी था। बहुत लोग आएंगे वहाँ, क्या पता कोई तुम्हें अमीर घर का लड़का पसंद कर ले। अरे सरिता, कभी कभी अपनी बड़ी बेटी सुकन्या के बारे में भी सोच लिया करो। वो बेचारी भी तो शादी लायक है। बस आ गए अपनी लाडली बेटी के बारे में चिंता करने। पता नहीं कौन से मनहूस दिन मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई थी। जब से आई हूँ एक ही नाम तुम्हारे मुंह पर चढ़ा हुआ है। देखती हूँ सुकन्या सुकन्या। अरे तुम्हारी दूसरी बेटी अदिति भी कुंवारी है, वो भी तुम्हारी ही बेटी है। उसके बारे में भी कुछ सोचा करो। मैं हूँ जो पैसे जोड़ जोड़ कर अपनी बेटी को सूट दिलवाए हैं। अब शाम को चलने की तैयारी कर लो, बहुत बड़े बड़े लोग उस शादी में आएंगे। ये तो मेरी सहेली पुष्पा की बड़ी मेहरबानी है जो उसने हमें एक कार्ड दे दिया, वरना हम गरीबों को इस शहर में और इतनी बड़ी शादी में कौन पूछेगा। मनोहर को पता था कि सरिता का स्वभाव बहुत ही खड़ूस है, इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। शाम को सब लोग शादी के लिए तैयार होते हैं। अदिति बहुत ही सुंदर सूट पहनकर तैयार होती है। सुकन्या के पास तो कपड़े ही नहीं थे। अचानक मनोहर सुकन्या के पास आता है। सुकन्या बेटी, ये ले, ये तेरी माँ की साड़ी है, तू ये पहन कर तैयार हो जा। देख कितनी सुंदर साड़ी है, मेरे संदूक में रखी थी, मैं वही ढूंढ रहा था और आज मुझे मिल गई। पिताजी, ये माँ की साड़ी सचमुच, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। शुक्रिया पिताजी, आज आपने माँ की ये साड़ी देखकर मुझे बहुत खुशी दी है। हाँ बेटी, अब ये साड़ी पहनकर जल्दी से तैयार हो जा। देखना, तब से सुंदर लगेगी मेरी बेटिया।
सुकन्या अपनी माँ की साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। सब लोग शादी में पहुँचते हैं। सरिता जानबूझकर अदिति को ही आगे कर रही थी ताकि वहाँ लोग अदिति को ही देखें। तभी एक बहुत ही बड़े परिवार के लड़के आशीष की नजर सुकन्या पर पड़ती है। सुकन्या बिल्कुल अकेली खड़ी थी। वो लड़का उसके पास आया और उससे बात करने लगा। हेलो, मेरा नाम आशीष है और आपका? जी, मेरा नाम सुकन्या है। अच्छा नाम है आपका। वैसे आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? चलिए ना, वहाँ डांस फ्लोर पर सब लोग डांस कर रहे हैं। आशीष को सुकन्या से बात करता देख सरिता आशीष के पास आती है। सुकन्या बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं, इनके साथ अदिति डांस कर लेगी। अब हाँ, क्यों नहीं, प्लीज। मनोहर ने तो सुकन्या को बुलाया ही नहीं था। ये सब तो सरिता की चाल थी। थोड़ी देर बाद सुकन्या फिर से खड़ी थी। अदिति आशीष के साथ डांस करने लगती है। आशीष अभी भी सुकन्या की तरफ ही देख रहा था। शायद उसे सुकन्या पसंद आने लगी थी। आशीष पूरी शादी में सुकन्या से बात करने की कोशिश करता रहा, पर बार बार सरिता अदिति को बीच में लाने लगी। पर आशीष के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। एक दिन जब सुकन्या घर के काम कर रही थी तो अचानक मनोहर के साथ आशीष और उसके माता पिता आ जाते हैं। सरिता, जाकर जल्दी से चाय नाश्ते का इंतजाम करो। घनश्याम जी अपने बेटे आशीष का रिश्ता हमारी सुकन्या के लिए लेकर आए हैं। क्या? सुकन्या के लिए आशीष का रिश्ता? ये कैसे हो सकता है? मनोहर की बात सुनकर सरिता चौंक जाती है। सुकन्या तो घर की झाड़ पोछ में मैले कुचैले कपड़ों में मानो ऐसी लग रही थी जैसे कीचड़ में कमल। वहीं अदिति सोफे पर आराम से बैठी थी। सब कुछ आशीष और उसके माता पिता के सामने था। सुकन्या बेटिया, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। अदिति, जाओ अपनी दीदी को तैयार कर दो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उसे तैयार करने की। तुम उसकी नौकर नहीं हो जो उसे तैयार करो, अपने आप हो जाएगी तैयार। ये रिश्ता उसके लिए आया है, अदिति उसकी नौकरानी नहीं है। अंदर चल रही सरिता और मनोहर की बातें थोड़ी थोड़ी आशीष और उसके माता पिता के कानों में आ रही थी, इसलिए मनोहर बाहर आ जाता है। मनोहर जी, हमारे बेटे आशीष को आपकी सुकन्या उस दिन बहुत पसंद आई थी और वैसे भी हम आशीष के लिए लड़की ढूंढ ही रहे थे, इसलिए अचानक ही आपको मैंने फोन मिला दिया। मेरी सुकन्या तो बहुत किस्मत वाली है जो आप जैसे इतने बड़े घर का रिश्ता उसके लिए आया, वरना हम तो, मैं आपको क्या ही कहूँ। घनश्याम जी, आपने सचमुच मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। नहीं नहीं मनोहर जी, इंसान दिल से अमीर होता है। आपने अपनी बेटी सुकन्या को जो संस्कार दिए हैं वो किसी धन दौलत से कम नहीं। तभी सुकन्या चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। सुकन्या का रिश्ता पक्का हो जाता है। भाई साहब, हमें आपकी सुकन्या बहुत पसंद है। हम तो जल्द से जल्द शादी करके सुकन्या को अपने घर की बहू बनाकर ले जाना चाहते हैं। बस आप शादी की तैयारियां कीजिए। आशीष के माता पिता के मुंह से ये बातें सुनकर मनोहर की खुशी का ठिकाना नहीं था। सुकन्या आज एक बहुत बड़े घर की बहू बनने जा रही थी। आशीष के माता पिता रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुकन्या की शादी की तारीख निकल आती है। सरिता, मैं देख रहा हूँ जब से सुकन्या की शादी पक्की हुई है तुमने सुकन्या से बात तक करना छोड़ दिया है। ये ठीक नहीं। तुम अपनी बेटी की शादी करो, मैं इस शादी में कोई हाथ नहीं लगाऊंगी। ये रिश्ता मेरी बेटी के लिए था। मैं चाहती थी आशीष के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करना, पर तुम्हारी उस सुकन्या ने सब काम खराब कर दिया। ये तुम गलत कह रही हो सरिता। सुकन्या के लिए आशीष के माता पिता खुद से रिश्ता लेकर आए हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम क्यों सौतेलापन सुकन्या के साथ रख रही हो? तुम्हें तो उसकी सगी माँ बनकर उसे विदा करना चाहिए। मैं इसलिए तुम्हें उसकी माँ बनाकर लाया था, वरना क्या? क्या कहो तो मैं अभी ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। बोलो। मनोहर की बात। कन्या और अदिति दोनों सौतेली बहनें थी। सुकन्या की माँ आशा का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था। उसके पिता मनोहर ने दूसरी शादी की और सुकन्या की सौतेली माँ सरिता के घर में आ गई। सरिता ने आते ही पूरे घर को अपने कब्जे में कर लिया। वो हमेशा सुकन्या से पहले अपनी सगी बेटी अदिति पर ध्यान देती थी। मम्मी, ये देखो मेरा नया सूट, शाम के फंक्शन में ये कैसा लगेगा? ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, रानी लगेगी बिल्कुल मेरी बेटी। मम्मी, वो सुकन्या को क्या दोगी पहनने के लिए? वो भी तो हमारे साथ शादी में जा रही है, पहन लेगी कुछ भी जो उसका मन होगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसके लिए भी नया सूट खरीदूं। वैसे भी तुम्हारे पापा का अब इतना काम नहीं बचा। मेरे लिए तुम्हें नया सूट लेकर देना जरूरी था। बहुत लोग आएंगे वहाँ, क्या पता कोई तुम्हें अमीर घर का लड़का पसंद कर ले। अरे सरिता, कभी कभी अपनी बड़ी बेटी सुकन्या के बारे में भी सोच लिया करो। वो बेचारी भी तो शादी लायक है। बस आ गए अपनी लाडली बेटी के बारे में चिंता करने। पता नहीं कौन से मनहूस दिन मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई थी। जब से आई हूँ एक ही नाम तुम्हारे मुंह पर चढ़ा हुआ है। देखती हूँ सुकन्या सुकन्या। अरे तुम्हारी दूसरी बेटी अदिति भी कुंवारी है, वो भी तुम्हारी ही बेटी है। उसके बारे में भी कुछ सोचा करो। मैं हूँ जो पैसे जोड़ जोड़ कर अपनी बेटी को सूट दिलवाए हैं। अब शाम को चलने की तैयारी कर लो, बहुत बड़े बड़े लोग उस शादी में आएंगे। ये तो मेरी सहेली पुष्पा की बड़ी मेहरबानी है जो उसने हमें एक कार्ड दे दिया, वरना हम गरीबों को इस शहर में और इतनी बड़ी शादी में कौन पूछेगा। मनोहर को पता था कि सरिता का स्वभाव बहुत ही खड़ूस है, इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। शाम को सब लोग शादी के लिए तैयार होते हैं। अदिति बहुत ही सुंदर सूट पहनकर तैयार होती है। सुकन्या के पास तो कपड़े ही नहीं थे। अचानक मनोहर सुकन्या के पास आता है। सुकन्या बेटी, ये ले, ये तेरी माँ की साड़ी है, तू ये पहन कर तैयार हो जा। देख कितनी सुंदर साड़ी है, मेरे संदूक में रखी थी, मैं वही ढूंढ रहा था और आज मुझे मिल गई। पिताजी, ये माँ की साड़ी सचमुच, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। शुक्रिया पिताजी, आज आपने माँ की ये साड़ी देखकर मुझे बहुत खुशी दी है। हाँ बेटी, अब ये साड़ी पहनकर जल्दी से तैयार हो जा। देखना सबसे सुंदर लगेगी मेरी बेटिया।
सुकन्या अपनी माँ की साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। सब लोग शादी में पहुँचते हैं। सरिता जानबूझकर अदिति को ही आगे कर रही थी ताकि वहाँ लोग अदिति को ही देखें। तभी एक बहुत ही बड़े परिवार के लड़के आशीष की नजर सुकन्या पर पड़ती है। सुकन्या बिल्कुल अकेली खड़ी थी। वो लड़का उसके पास आया और उससे बात करने लगा। हेलो, मेरा नाम आशीष है और आपका? जी, मेरा नाम सुकन्या है। अच्छा नाम है आपका। वैसे आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? चलिए ना, वहाँ डांस फ्लोर पर सब लोग डांस कर रहे हैं। आशीष को सुकन्या से बात करता देख सरिता आशीष के पास आती है। सुकन्या बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं, इनके साथ अदिति डांस कर लेगी। अब हाँ, क्यों नहीं, प्लीज। मनोहर ने तो सुकन्या को बुलाया ही नहीं था। ये सब तो सरिता की चाल थी। थोड़ी देर बाद सुकन्या फिर से खड़ी थी। अदिति आशीष के साथ डांस करने लगती है। आशीष अभी भी सुकन्या की तरफ ही देख रहा था। शायद उसे सुकन्या पसंद आने लगी थी। आशीष पूरी शादी में सुकन्या से बात करने की कोशिश करता रहा, पर बार बार सरिता अदिति को बीच में लाने लगी। पर आशीष के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। एक दिन जब सुकन्या घर के काम कर रही थी तो अचानक मनोहर के साथ आशीष और उसके माता पिता आ जाते हैं। सरिता, जाकर जल्दी से चाय नाश्ते का इंतजाम करो। घनश्याम जी अपने बेटे आशीष का रिश्ता हमारी सुकन्या के लिए लेकर आए हैं। क्या? सुकन्या के लिए आशीष का रिश्ता? ये कैसे हो सकता है? मनोहर की बात सुनकर सरिता चौंक जाती है। सुकन्या तो घर की झाड़ पोछ में मैले कुचैले कपड़ों में मानो ऐसी लग रही थी जैसे कीचड़ में कमल। वहीं अदिति सोफे पर आराम से बैठी थी। सब कुछ आशीष और उसके माता पिता के सामने था। सुकन्या बेटिया, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। अदिति, जाओ अपनी दीदी को तैयार कर दो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उसे तैयार करने की। तुम उसकी नौकर नहीं हो जो उसे तैयार करो, अपने आप हो जाएगी तैयार। ये रिश्ता उसके लिए आया है, अदिति उसकी नौकरानी नहीं है। अंदर चल रही सरिता और मनोहर की बातें थोड़ी थोड़ी आशीष और उसके माता पिता के कानों में आ रही थी, इसलिए मनोहर बाहर आ जाता है। मनोहर जी, हमारे बेटे आशीष को आपकी सुकन्या उस दिन बहुत पसंद आई थी और वैसे भी हम आशीष के लिए लड़की ढूंढ ही रहे थे, इसलिए अचानक ही आपको मैंने फोन मिला दिया। मेरी सुकन्या तो बहुत किस्मत वाली है जो आप जैसे इतने बड़े घर का रिश्ता उसके लिए आया, वरना हम तो, मैं आपको क्या ही कहूँ। घनश्याम जी, आपने सचमुच मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। नहीं नहीं मनोहर जी, इंसान दिल से अमीर होता है। आपने अपनी बेटी सुकन्या को जो संस्कार दिए हैं वो किसी धन दौलत से कम नहीं। तभी सुकन्या चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। सुकन्या का रिश्ता पक्का हो जाता है। भाई साहब, हमें आपकी सुकन्या बहुत पसंद है। हम तो जल्द से जल्द शादी करके सुकन्या को अपने घर की बहू बनाकर ले जाना चाहते हैं। बस आप शादी की तैयारियां कीजिए। आशीष के माता पिता के मुंह से ये बातें सुनकर मनोहर की खुशी का ठिकाना नहीं था। सुकन्या आज एक बहुत बड़े घर की बहू बनने जा रही थी। आशीष के माता पिता रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुकन्या की शादी की तारीख निकल आती है। सरिता, मैं देख रहा हूँ जब से सुकन्या की शादी पक्की हुई है तुमने सुकन्या से बात तक करना छोड़ दिया है। ये ठीक नहीं। तुम अपनी बेटी की शादी करो, मैं इस शादी में कोई हाथ नहीं लगाऊंगी। ये रिश्ता मेरी बेटी के लिए था। मैं चाहती थी आशीष के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करना, पर तुम्हारी उस सुकन्या ने सब काम खराब कर दिया। ये तुम गलत कह रही हो सरिता। सुकन्या के लिए आशीष के माता पिता खुद से रिश्ता लेकर आए हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम क्यों सौतेलापन सुकन्या के साथ रख रही हो? तुम्हें तो उसकी सगी माँ बनकर उसे विदा करना चाहिए। मैं इसलिए तुम्हें उसकी माँ बनाकर लाया था, वरना क्या? क्या कहो तो मैं अभी ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। बोलो। मनोहर की बात। चमकपुर गांव में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। उसकी सौतेली माँ और बाप ने उसे घर से निकाल दिया था। उसकी सौतेली माँ ने सब कुछ अपने और अपने बच्चों के नाम पे कर रखा था और गोपाल को हिस्से के नाम पे 3 गायें दे रखी थी। गोपाल पढ़ा लिखा तो बहुत था, पर नौकरी ना मिलने के कारण उसने सोच लिया था कि वो अब उन तीनों गायें की खूब देख रेख करके उनसे जो दूध मिलेगा उसे बेच के अपना कारोबार चलाएगा। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। गौ माता, तुम तीनों के अलावा मेरा अब कोई भी नहीं है। बस मेरा घर चलाने के लिए तुम तीनों को मेरी मदद करनी होगी। तीनों गायें बहुत ही हट्टी कट्टी और जवान थीं और रिश्ते में भी एक दूसरे की बहनें लगती थीं। चंपा, चमेली और मैना। मैना सबसे बड़ी और समझदार गाय थी। चंपा गर्भवती थी और चमेली को अभी अभी बच्चा हुआ था। वो दूध दे रही थी, जिसके दूध को बेच के गोपाल का थोड़ा बहुत घर चल रहा था। पर गोपाल को अब चंपा और मैना पे पूरा भरोसा था कि जब उनका बच्चा हो जाएगा तो वो खूब दूध देने लगेंगी और जिससे उसका कारोबार अच्छे से सेट हो जाएगा। देखा चमेली बहन, हमारे मालिक को कितनी उम्मीदें हैं हम तीनों से। हाँ चंपा, सुना मैंने, मालिक ने हमसे कितनी सारी उम्मीदें लगा रखी हैं। और उम्मीद रखे भी क्यों ना, कितना समय खर्च करते हैं मालिक हम पे और कितनी सेवा करते हैं हमारी, कितना खिलाते पिलाते हैं हमें। और फिर हम मालिक की उम्मीदों पे खरा ना उतरेंगी तो धिक्कार है हमारी जिंदगी पर। सही कह रही हो बहन तुम। चलो हम तो मालिक के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तुमने बच्चा दे दिया है, दूध भी दे रही हो, मैं भी गर्भवती हूँ। थोड़े दिनों में मैं भी बच्चे को जन्म दे दूंगी, फिर दूध भी देने लगूंगी। लेकिन इस मैना दीदी को देखो, हम दोनों से बड़ी हैं, एक बार भी बच्चा ना दे पाई आज तक। क्या इसका फर्ज नहीं बनता मालिक के लिए कुछ?
ये तो बड़ी हैं, हमसे ज्यादा इसको मालिक के लिए करना चाहिए था, लेकिन हम छोटी होकर इतना सोच रहे हैं। तुम दोनों ऐसा क्यों कह रही हो? क्या गलत कह रहे हैं हम? सही तो कह रहे हैं। कितने सालों से बांझ पड़ी हो तुम। ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? बच्चा देना ना देना मेरे हाथ में थोड़े ना है। मैं भी तो माँ बनना चाहती हूँ ना। मैं भी चाहती हूँ कि दूध दूँ और मालिक को मेरे दूध से कुछ फायदा हो। अरे तुम क्या बच्चा दोगी जो इतने सालों से नहीं दे पाई? तुम ये ख्वाब लेना बंद करो कि तुम बच्चा दोगी और तुम्हारे दूध से मालिक को कोई फायदा होगा। दोनों छोटी बहनें बड़ी बहन मैना की बेबसी का मजाक उड़ाती हैं और उस पे हंसती हैं। इस बात से मैना बहुत दुखी होती है और रोती है कि उसी की बहनें उसको दिलासा देने की बजाय उसे ताने मार रही हैं, उसका मजाक उड़ा रही हैं। फिर एक दिन गोपाल का पड़ोसी उससे कहता है, अरे गोपाल, तुम्हारी 2 गायें तो ठीक है, एक गाय का क्या है? उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं है, बेच क्यों नहीं देते उसे? अरे नहीं नहीं भाई साहब, बेचना क्यों उसे? अभी बच्चा नहीं दे रही तो क्या पता कल वो बच्चा दे दे। कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। अरे नहीं गोपाल, मेरे कहने का ये मतलब था कि तुम्हें अपना कारोबार जल्द खड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। अब तुम्हें जो भी करना है अकेले ही करना है। आगे शादी भी तो करनी है तुम्हें, उसके लिए भी खूब पैसा कमाना पड़ेगा। जब तुम्हारी सारी गायें दूध देंगी तभी तो कारोबार अच्छा चलेगा ना। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो भाई। मेरी मानो तो तुम अपनी गायों को क्रॉस करवा के देख लो, शायद उससे बच्चा हो जाए। हाँ, ये सुझाव तुमने सही दिया, मैं कल ही ऐसा कर लेता हूँ। सुना तुमने मैना बहन मालिक की बातों को? कितना परेशान है मालिक तुम्हारी वजह से, पर तुम्हें तो कोई बात कह ही नहीं सकते। झट से बुरा जो मान जाती हो तुम। मैना ये सब सुन के बहुत दुखी होती है, पर करती भी क्या, उसके हाथ में कुछ नहीं था। गोपाल ने मैना को क्रॉस करवा के भी देखा, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। गोपाल, जो सुझाव मैंने तुम्हें दिया था, क्या वो तुमने आजमाया? हाँ भाई, वो भी करके देख लिया, पर उसका भी कोई असर ना हुआ। ये गाय किसी काम की नहीं है गोपाल, मेरी मानो तो इसे बेच दो। मैं सोच रहा हूँ एक बार फिर से क्रॉस करवा के देखता हूँ, शायद कोई बात बन जाए। देख लो, पर मुझे नहीं लगता। देखा, इन लोगों को भी पता चल गया तुम बच्चा नहीं दे सकती, तुम बांझ ही रहोगी। सही कह रही हो तुम दीदी, इतने जतन करने के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा तो अब क्या होगा? गोपाल मैना को एक बार फिर से क्रॉस करवा लेता है। दोनों बहनें चंपा और चमेली मैना के बांझपन का मजाक उड़ाती हैं और उस पे खूब हंसती हैं। फिर एक दिन मैना चमेली के बच्चे के साथ खेल रही थी कि तभी चंपा देख लेती है। हाँ देख तो चमेली दीदी, ये मैना दीदी तेरे बच्चे के साथ क्या कर रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तू इस बांझ के साथ अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है? जब मेरा बच्चा आ जाएगा